कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का आप लोग को थ्योरी रिवाइज करा दे रहे हैं। तो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मिक्स करते हैं, डेट, प्रीफरेंस और इक्विटी। मतलब मेरा मेन टारगेट होता है क्या, हम कितना उसमें इक्विटी मिक्स करें, कितना डेट मिक्स करें, कितना प्रीफरेंस है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर का क्या मिक्स हो। मतलब क्या, इसमें दो चीज ध्यान रखना है, टोटल कॉस्ट कम आए और फॉर्म का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव क्या, मिक्स कैसे करें कि मेरा जो मिनिमाइज केओ मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो। मैक्सिमाइज द वी मतलब फॉर्म वैल्यू एंड एमपीएस, मेरा मार्केट प्राइस और फॉर्म का वैल्यू हाई से हाई हो। लेकिन ध्यान रखना है वाइल द कीपिंग द रिस्क एंड कंट्रोल एक्सेप्टेबल है। ऐसा आप जब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो जितना हम डेट मिक्स करते हैं फॉर्म का वैल्यू उतना बढ़ता है, लेकिन रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो रिस्क को भी कंट्रोल में रखना है, सिर्फ फॉर्म का वैल्यू बढ़ाना नहीं है, रिस्क को कंट्रोल में रख के बढ़ाना है। तो इस चैप्टर का मेन थीम यही होता है कि हम कितना इक्विटी, कितना डेट और कितना प्रीफरेंस शेयर मिक्स करें कि हमारा केओ सबसे हाई हो और वैल्यू ऑफ फॉर्म भी सब सॉरी केओ मेरा कितना कम से कम हो और फॉर्म का वैल्यू हाई हो, लेकिन रिस्क को कंट्रोल में करते हुए। ठीक है, चलिए। अब इसमें अलग अलग मेथड है, नॉर्मली 4 मेथड है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच में दो है, एक विद टैक्स, विदाउट टैक्स। ठीक है, सबका लेकिन कॉमन फॉर्मूला जो बनता है ना, इस चार्ट से बनता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए, इसमें ओवरव्यू में सब में आ जाएगा, तो समझेंगे पहले। देखिए, सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट पढ़े, वहां पर ईबीआईटी दिया होता है। ईबीआईटी में से जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है मेरा, अर्निंग फॉर इक्विटी। इसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। लेकिन यहाँ पर किसी किसी फॉर्मूला में आपको टैक्स दिया है, किसी में नहीं दिया हुआ है। इसे बोलता है किसी में टैक्स है ही नहीं, जब मानते हैं कि नो टैक्स। तो अगर टैक्स दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, नेट इनकम में हम लोग अगर टैक्स दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज अकॉर्डिंगली। मतलब टैक्स माइनस कर देंगे तो अर्निंग फॉर इक्विटी ये होगा। मतलब इसमें क्या बता रहा है, ईबीआईटी पे दोनों का राइट है, मतलब इक्विटी का भी और डेट का भी। और डेट का राइट इसमें इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट दे दिए तो जो इनकम बच गया वो किसका बच गया, वो अर्निंग फॉर इक्विटी का हो गया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर टैक्स दिया रहेगा तो टैक्स को माइनस कर दिया जाएगा। इसी में अगर ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे दिया रहेगा तो टैक्स डायरेक्टली यहाँ से माइनस हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस में हमने बताया है। ठीक है, चलिए। तो सिंपल ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन दिया रहे हैं तो ईबीआईटी में से जब इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अर्निंग फॉर इक्विटी हो जाएगा। अगर टैक्स रहेगा तो हम लोग टैक्स भी माइनस कर देंगे तो अर्निंग फॉर इक्विटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हमने आपको बताया था किसी भी इनकम को उसके रेट से डिवाइड करने से क्या होता है, उसका वैल्यू आ जाता है। तो ईबीआईटी, ईबीआईटी टोटल इनकम है और टोटल कॉस्ट क्या है, केओ। तो अगर हम टोटल इनकम को टोटल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो फॉर्मूला क्या आ गया आपका, वैल्यू ऑफ फॉर्म का ईबीआईटी अपन केओ। अब यहाँ से 3 फॉर्मूला आता है, केओ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ईबीआईटी अपन वैल्यू ऑफ फॉर्म। ये प्रैक्टिस करके देख लेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट है, ये किसका इनकम है, डिवेंचर होल्डर का इनकम है। डिवेंचर होल्डर का रेट क्या होता है, केडी। इसके इनकम को अगर इसके कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, वैल्यू ऑफ डेट। पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये अर्निंग फॉर इक्विटी है, अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फॉर्म इक्वल टू ईबीआईटी अपन केयू, तो यहाँ से आपको 3 फॉर्मूला आ रहा है। वैल्यू ऑफ डेट इंटरेस्ट अपन केडी, यहाँ से आपको 3 फॉर्मूला आ रहा है। यहाँ पर केडी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अपन वैल्यू ऑफ डेट। इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ डेट इंटू केडी, सब में 3 3 फॉर्मूला। यहाँ भी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो अर्निंग फॉर इक्विटी अपन के, यहाँ से भी आपको क्या आ जाएगा, 3 फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला तो आ गया। अब प्लस एक फॉर्मूला क्या बन गया, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछा जाए तो वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। अगर वैल्यू ऑफ डेट पूछा जाए तो वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ इक्विटी माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ डेट। तो ये 3 फॉर्मूला यहाँ से भी आ गया। अब यहाँ पे क्या अप्रोच कौन सा है वो क्वेश्चन देख के ही समझ में आता है। अब ध्यान देंगे, अब सिंपल है, जब क्वेश्चन में अगर केओ कांस्टेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर केओ दिया हुआ है कांस्टेंट या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, केओ है तो क्या यूज करेंगे, केओ टोटल इनकम है, टोटल इनकम है तो सॉरी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है तो टोटल इनकम से डिवाइड करेंगे ईबीआईटी से, और ईबीआईटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम। इसका मतलब क्या है, जब क्वेश्चन में केओ दिया रहे और हम ईबीआईटी यूज करके फॉर्म का वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच या एमएम अप्रोच। एमएम भी इसी को यूज करते हैं। पॉइंट समझ में आया आप? चलिए ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू ऑफ फॉर्म, क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होता है, केओ दिया रहेगा, ईबीआईटी अपन क्यू करके डिवाइड करके आप आंसर निकाल लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। फिर वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगा, फिर वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा। इस तरह से फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड, इसी में सेकंड क्या बोलता है, अगर क्वेश्चन में के दे रखा है, के अगर दे रखा है कांस्टेंट और गिवन, इसका मतलब के किसका इनकम है, अर्निंग फॉर इक्विटी का, इसको हम लोग नेट इनकम बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस अप्रोच को यूज करेंगे तो बोलेंगे नेट इनकम अप्रोच। इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, मतलब इसमें क्या से वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले निकलेगा, फिर हम लोग वैल्यू ऑफ डेट निकालेंगे, तो फिर हम लोग वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालेंगे।
तो सिंपल है, मतलब कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में वैल्यू ऑफ फॉर्म पहले निकलता है, फिर डेट माइनस करते हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है, और नेट इनकम अप्रोच में पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलता है, फिर वैल्यू ऑफ डेट ऐड करते हैं तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आता है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच आपका ईबीआईटी को यूज करता है, और नेट इनकम अप्रोच आपका अर्निंग फॉर इक्विटी को यूज करता है। टैक्स है तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। बस यही है, और यही फॉर्मूला क्या होता है पूरे मेथड में घूमता रहता है। ये क्लियर है? पॉइंट समझ में आया ये चीज? अभी हम लोग अलग अलग बताते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? अब सब फॉर्मूला आपको यहीं पे दिखेगा, तो फिर से रिवाइज करा दें। पहला क्या फॉर्मूला देख रहे हैं आप? वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट क्या आ रहा है? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहां से वैल्यू ऑफ फर्म क्या आ रहा है? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेट क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म क्या आ रहा है? ईबीआईटी अपन केयू। तो यहाँ से केयू क्या आ जाएगा आपका? ईबीआईटी अपन वैल्यू ऑफ फर्म। तीन फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ईबीआईटी क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्म इंटू केयू। वैल्यू ऑफ डेट क्या आ रहा है? इंटरेस्ट अपन केडी। तो केडी क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट अपन वैल्यू ऑफ डेट। इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? तो वैल्यू ऑफ डेट इंटू केडी। यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आ रहा है? अर्निंग फॉर इक्विटी अपन केई। तो केई क्या आ जाएगा? अर्निंग फॉर इक्विटी अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी। पॉइंट समझ में? अर्निंग फॉर इक्विटी क्या हो जाएगा? तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू केई। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे अलग अलग रिवाइज करा दे रहे हैं। पहला है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम का मतलब क्या? अर्निंग फॉर इक्विटी इंटरेस्ट माइनस करके। इसमें एजम्पशन क्या है? इस अप्रोच का एजम्पशन क्या है कि इसमें केडी एंड केई कांस्टेंट होता है एज लिवरेज चेंजेस। मतलब केडी और केई कांस्टेंट होगा, इसमें केओ चेंज होगा। टैक्सेस कैन बी प्रेजेंट यूज एज पर क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन में आपको टैक्स दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो यूज करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं यूज करेंगे। इसमें कोर आइडिया क्या है? मोर चीप डेट केओ फॉल्स वी राइजेस। मतलब क्या होता है, अगर हम इसमें जितना डेट यूज करेंगे, सस्ता डेट यूज करेंगे, तो केओ फॉल्स मतलब क्या? केओ गिरता चला जाएगा आपका, और वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है? बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? डिसीजन कैसे लेंगे इसमें? पुश द लिवरेज ऐप सब्जेक्टेड टू द प्रैक्टिकल लिमिट टू मिनिमाइज द केओ एंड द बोलता है मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म। इसमें हम लोग कैसे डिसीजन लेते हैं कि हम लोग डेट मिक्स करेंगे, एक समय के बाद इतना ही प्रैक्टिकल लिमिट तक हम लोग डेट यूज करेंगे, नहीं कि फुल डेट यूज कर लें पूरा फॉर्म का, तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो हम लोग इतना डेट मिक्स करेंगे कि मेरा केओ मिनिमाइज हो जाए और फॉर्म का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो जाए। इसमें हम लोग कैसे कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे, क्योंकि नेट इनकम अप्रोच यूज कर रहे हैं ना हम लोग। तो नेट इनकम अप्रोच यूज करेंगे, सबसे पहला क्या होगा? हम लोग यहाँ से यूज करेंगे, नेट इनकम को के से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आएगा। फिर हम लोग क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गया तो हम लोग केओ निकाल लेंगे, ईबीआईटी को वैल्यू ऑफ फॉर्म से डिवाइड करेंगे तो केओ आ जाएगा। अगर इनकम स्टेटमेंट बना के बनाना, ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोग कैसे बनाएंगे? सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे, सबसे पहला क्या करेंगे? हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे? डेट इंटू के डी। उसके बाद क्या करेंगे? नेट इनकम यूज करेंगे, ईबीआईटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो आपका नेट इनकम आ जाएगा। अगर टैक्स रेट दिया हुआ है तब हम टैक्स रेट भी माइनस कर देंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं माइनस करेंगे। पॉइंट समझ में आया? तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट नेट इनकम हो गया, टैक्स दिया हुआ है तो 1 माइनस टैक्स रेट कर देंगे तो आपका नेट इनकम आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी वैल्यू निकल जाएगा। अब नेट इनकम आ गया तो कई से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, अब वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ डेट ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गया। अब जब वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गया और हमारे पास ईबीआईटी है तो ओवरऑल के कॉस्ट निकाल लेंगे, मतलब केओ निकाल लेंगे, ईबीआईटी को वैल्यू ऑफ फॉर्म से डिवाइड करेंगे तो केओ आ जाएगा। अब बाद में क्या करेंगे? इसमें डिसीजन ले लेंगे। कौन सा डिसीजन लेंगे? जहां पे मेरा केओ कम आए और फॉर्म का वैल्यू ज्यादा है वही मेरा डिसीजन हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है? यूज के ई कॉन्स्टेंट, डोंट लेट इट चेंजेस विद द डी अंडर नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच में आपको ध्यान रखना है, आपको के ई को कांस्टेंट रखना है, ये चेंज नहीं होता है। यूज टैक्स ओनली वेयर द क्वेश्चन स्पेसिफाई, अगर क्वेश्चन बोलता है तो हम लोग टैक्स यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग टैक्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेट इनकम अप्रोच समझ में आ गया। नेट इनकम अप्रोच में कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से बताते हैं, एक बार रिवाइज करवा लीजिए। नेट इनकम अप्रोच हम लोग यहाँ पर क्या रहेगा? आपको ईबीआईटी दिया रहेगा, इसमें से हम लोग माइनस इंटरेस्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ईबीटी। अगर टैक्स दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, टैक्स माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? अर्निंग फॉर इक्विटी। डिवाइड करेंगे के ई से तो क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट दिया रहेगा, वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ फॉर्म। जब वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गया तो केओ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ईबीआईटी को वैल्यू ऑफ फॉर्म से डिवाइड करेंगे तो केओ आ जाएगा। इसमें सीरीज यही चलता है। ये पॉइंट समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच नॉर्मल है, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़े ना उसकी तरह। ट्रेडिशनल अप्रोच में कोई नियम नहीं, नॉर्मल चलता है ये, लेकिन फॉर्मूला वही सब आएगा।
इसमें क्या होता है, इसमें कोई एजम्पशन क्या है, इसमें बोलता है केडी इनिशियली स्टेबल देन राइजेस, केई राइजेज विद द लीवरेज। मतलब क्या, पहले शुरू में केडी क्या होता है, स्टेबल होता है, बाद में क्या होता है ना, आप जैसे डेट मिक्स करेंगे ना, आपका कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। और फिर केई भी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपका बढ़ने लगेगा। कोर आइडिया, केओ फॉल, शुरू में क्या होगा आपका, केओ गिरेगा, हिट द मिनिमम मतलब ऑप्टिमम लेवल पे आएगा, केओ एक लेवल तक कम होगा, उसके बाद क्या होगा, राइज होने लगेगा। इसीलिए बोला इसको यू शेप भी बोला गया है। पहले वो गिरेगा एक समय के बाद, फिर वो बढ़ने लगेगा, केओ बढ़ने लगेगा। तो जितना डेट मिक्स करेंगे ना, तो आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म, सॉरी, केओ गिरेगा और आप एक समय के बाद केओ बढ़ने लगता है। ठीक है, इसमें डिसीजन क्या लेंगे, आप मिक्स करके देखेंगे, डेट इक्विटी मिक्स करेंगे और जहां केओ सबसे कम आएगा और वैल्यू ऑफ फॉर्म मैक्सिमम आएगा, वही हमारा डिसीजन होगा। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या टेबल यूज करते हैं, उसमें हम लोग प्लान ले लेंगे, जितना भी क्वेश्चन है प्लान दिया रहेगा, आप प्लान ले लेंगे, डेट और इक्विटी मिक्स करेंगे। जैसे ये 0% तो ये 100% हो जाएगा, ये 20% तो 80% हो जाएगा, ये 40% 60% हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको रेट दिया रहेगा, केडी के का रेट दिया रहेगा, और फिर क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके हम लोग केओ निकाल लेंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। जहां पर हमारा केओ सबसे कम आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिसीजन मेरा क्या होगा, मिनिमम केओ रो ऑप्टिमम मिक्स, जहां पे केओ सबसे कम है वही हमारा मिक्स अच्छा होगा। चलिए, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो हमने क्या बताया, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ईबीआईटी को हम लोग नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यूज करते हैं। जब ईबीआईटी यूज होगा तो ईबीआईटी में केओ यूज होगा, इसका मतलब इसमें केओ कांस्टेंट होगा। केओ से अगर क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। इसमें एजम्पशन क्या होता है, केओ कांस्टेंट होता है, नो कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इसमें टैक्स रेट नहीं लेते हैं। इन्वेस्टर कैन लिवर द पर्सनली, इन्वेस्टर कैन लिवर पर्सनली का मतलब क्या होता है, एक आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है ना, एक फर्म का वैल्यू बढ़ता है और गिरता है, फिर लोग क्या करते हैं ना, फर्म का वैल्यू जो बढ़ता है ना, उसका शेयर, इसका शेयर क्या डिमांड करने लगते हैं, इसका बेचने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, दोनों वो एक हो जाता है। उसमें क्या होता है, केओ फिक्स हो जाता है, केओ कांस्टेंट होता है, किस कारण से होता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस के कारण होता है। इसमें कोर आइडिया क्या है, एज डी इंक्रीज के राइज जस्ट इनफ टू द कीप केओ अनचेंज टू बी कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, हमेशा केओ अनचेंज रहेगा, वैल्यू ऑफ फर्म कभी चेंज नहीं होगा। इसमें केडी और केई चेंज होगा, लेकिन केओ कभी भी चेंज नहीं होगा। डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर इरेलीवेंट, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर इरेलीवेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म आपका हमेशा तो सेम ही आएगा, आप कितना भी डेट मिक्स करो नहीं, क्योंकि हम लोग ईबीआईटी को केओ से डिवाइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो नीचे आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर इसमें इरेलीवेंट होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में। इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, पहले हम लोग को केओ कांस्टेंट दिया रहेगा, तो ईबीआईटी यूज करके वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, डेट दिया रहेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म में से डेट माइनस कर लेंगे, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। एग्जामिनर बोलता है डोंट इंसर्ट द इंटरेस्ट इनटू द वी, वैल्यू ऑफ फॉर्म में इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं है, ईबीआईटी अपन केओ करके वैल्यू ऑफ निकालेंगे, तो इंटरेस्ट को इग्नोर करना है। बी डिपेंड ओनली ऑन ईबीआईटी एंड केओ ओनली अंडर नो टैक्सेस। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमको ईबीआईटी लेना है और केओ लेना है, तो इसमें इंटरेस्ट कोई रोल नहीं करता है, सिर्फ ईबीआईटी केओ को ध्यान पर रख के हम फॉर्म का वैल्यू निकालते हैं। तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। अब एमएम अप्रोच क्या बोलता है, विथ नो टैक्सेस, एक नो टैक्सेस है, एक एमएम विथ टैक्सेस है। ठीक है, चलिए, नो टैक्सेस में क्या होता है, इसमें एजम्पशन क्या है, परफेक्ट मार्केट, नो टैक्स नो कॉस्ट। इसमें टैक्स नहीं है, इसमें नेक्स्ट वाले में टैक्स है। इसमें क्या होता है, ये बोलते हैं क्या, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म। मतलब कोई डेट मिक्स करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। लेकिन कब, जब टैक्स नहीं होगा तब, टैक्स होगा तो चेंज हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म और वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म। अब क्या बताया मोदी गिलानी, मोदी जो गिलानी किसका यूज करता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यूज करता है, सीधा ईबीआईटी और केओ से डिवाइड करके निकालता है। इसमें केओ कांस्टेंट होता है, जैसे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में था। इरेलीवेंट बोलता है, लीवरेज इरेलीवेंट, डेट कोई मायने नहीं करता। आर्बिट्रेज इक्वलाइज द वैल्यूज, बताए थे ना उसमें, आर्बिट्रेज प्रोसेस के कारण मार्केट वैल्यू दोनों का केओ क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या होता है, जो फॉर्मूला यूज होता है आपको, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म, इसे बोलता है दोनों का वैल्यू सेम होता है। लेकिन जैसे आपको यहाँ पे डेट मिक्स करेगा, कॉर्पोरेट टैक्स ओनली, बोलता है अदर फिक्सन इज इग्नोर्ड। अगर कॉर्पोरेट टैक्स जैसे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टैक्स का बेनिफिट मिलने लगे हमको इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड एड वैल्यूज। तो फिर मोदी गिलानी क्या बोलते हैं, जितना आप इंटरेस्ट, जितना आप डेट मिक्स करेंगे तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसका टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और फर्म का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो इस केस में इन्होंने क्या बताया है कि जो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म होता है, तो जो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म मतलब ऑल रिस्पेक्ट कंपनी इक्वल होता है, लेकिन जिस फर्म में आपका लिवर्ड है तो उसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, तो वैल्यू ऑफ जो अनलिवर्ड फर्म का जो वैल्यू होगा, उसमें जितना आप डेट मिक्स किए, डेट इंटू टैक्स रेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस फर्म का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। जैसे सपोज कीजिए इस फर्म का वैल्यू आपका 10 लाख आ रहा है, और यहाँ पे आपका जो आपका डेट है आपका, सपोज कीजिए 1 लाख है, और टैक्स रेट 30%, तो 1 लाख का 30%, 30,000 आपका वैल्यू ज्यादा आएगा इस फर्म का। पॉइंट समझ में आ रहा है कौन सा। तो इन्होंने बताया जब टैक्स होगा ना, तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म क्या होगा, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म प्लस डेट इनटू
टैक्स रेट, इतना से आपका फर्म का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो एमएम विद टैक्सेस और नो टैक्सेस में यही डिफरेंस है। नो टैक्सेस में क्या होता है, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, लेकिन जब टैक्स होगा तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। चलिए, अब यहाँ पे कुछ ध्यान देंगे, डिसीजन सीट्स प्लान एबीसी इंडिफरेंस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में इस तरह से आया, कैसे डिसीजन लेंगे। तो आपको ना बहुत सारा कैपिटल स्ट्रक्चर दिया रहेगा, स्टेटमेंट शोइंग द मार्केट प्राइस पर शेयर। तो सिंपल हमने स्टार्टिंग में क्या बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में मेरा मेन क्या होता है कि हम इसमें डेट इक्विटी और प्रीफरेंस कितना मिक्स करें कि मेरा क्या सबसे ज्यादा हाई क्या हो। यहाँ पर ईपीएस नहीं लेना है, मेरा एमपीएस हाई हो और वैल्यू ऑफ फर्म सबसे हाई हो। तो सिंपल है कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो हर एक चैप्टर मतलब मैक्सिमम चैप्टर में आता है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर का चेंज होता चला जाएगा, जिसमें किसी में इंटरेस्ट आएगा किसी में नहीं आएगा। इंटरेस्ट माइनस करेंगे ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, प्रीफरेंस रेट माइनस करेंगे अर्निंग अवेलेबल इक्विटी टू शेयरहोल्डर आएगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपका ईपीएस आएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमपीएस आएगा। तो जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे फीड कर लेंगे, और जिसमें सबसे हाई एमपीएस आएगा वही कैपिटल स्ट्रक्चर को हम अच्छा मानेंगे। डिसीजन हाईएस्ट एमपीएस, तो जिस स्ट्रक्चर में मेरा एमपीएस सबसे हाई आएगा मेरा स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर भी ज्यादा अच्छा होगा, कि मेरा मेन मोटिव क्या है, मार्केट प्राइस हाई से हाई हो। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो एक आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर का आपका इसी तरह से आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर दिया रहेगा और पूछेगा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है, तब क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, एमपीएस तक जाना है, जिसका हाई एमपीएस होगा वही आपका आंसर होगा। कभी कभी अप्रोच पूछेगा तो स्टेटमेंट शोइंग ओवरऑल केओ अगर पूछेगा तो केओ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो पहले ईबीआईटी दिया रहेगा उसमें इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे तो नेट इनकम आ जाएगा। नेट इनकम अप्रोच वाला फॉर्मूला यूज होता है इसमें, के से डिवाइड करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, और डेट वैल्यू दिया रहता है तो वैल्यू ऑफ फर्म ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। फिर हम लोग ईबीआईटी अपन वैल्यू ऑफ फर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, केओ आ जाएगा, और जहां पे सबसे लोएस्ट केओ होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है इसमें। तो ये सब फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मेट में मतलब कि फॉर्मेट से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला तो वही 9 फॉर्मूला घूमता रहता है सब जगह। ठीक है, चलिए अब देखें, कहीं कहीं पर देखेंगे ना क्वेश्चन में एक जगह दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, इक्वेशन फॉर द इंडिफरेंट पॉइंट ईपीएस इक्विलिटी। मतलब एक क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, क्लास में हमने करवाया भी है, उसमें ये पूछता है ना कि बट ईबीआईटी का एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे दोनों केस में अगर कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा अलग हो, मतलब हम डेट मिक्स करें इक्विटी मिक्स करें, डेट इक्विटी मिक्स अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन हमारा दोनों जब इनकम स्टेटमेंट तैयार बनाएंगे तो ईपीएस दोनों में सेम आना चाहिए। तो एक पॉइंट पे होगा कि मेरा उतना ईबीआईटी क्या हो, तो एक ऐसा ईबीआईटी बताइए कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी मिक्स करें मेरा दोनों केस में ईपीएस क्या है, सेम आए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं, ईपीएस सेट ए सेट बी बनाते हैं, दो कंपनी का अलग अलग ईपीएस बनाते हैं। और ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मूला को हमने शॉर्टकट किया है। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, ईबीआईटी, ईबीआईटी में पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो क्या आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, शॉर्टकट में वन माइनस टैक्स रेट, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया। फिर माइनस करते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते तो ईपीएस आता है। तो अब इसमें क्या है, दो कंपनी है, तो यहाँ पर ए है तो हम सब में क्या लगा दिए, इंटरेस्ट किसका लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट हमने लिया ए का, डिविडेंड किसका लिया ए का, नंबर ऑफ शेयर किसका लिया ए का। सेकंड केस में सेम फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन इंटरेस्ट किसका लेंगे, बी का, प्रीफरेंस डिविडेंड किसका लेंगे, बी का, नंबर ऑफ शेयर किसका लेंगे, बी का, और दोनों को सॉल्व करेंगे, सोल्व फॉर तो ईबीआईटी, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे हम लोग रख देंगे, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिर्फ ईबीआईटी हम लोग नहीं देंगे, जो ईबीआईटी आंसर आएगा वही आपका इंडिफरेंस पॉइंट होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व की याद भी आ रहा होगा, तो एक ये पॉइंट ध्यान पे रखना है। चलिए अब ट्विस्ट पॉइंट एंड एग्जाम ट्रैप, अब आप एग्जाम में कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपका कैपिटल एक्सरसाइज पूरे अच्छे से। मेन आपको क्या करना है, यही चीज ध्यान रखना है, ये जो हमने चार्ट बनाया है आपको। ठीक है, ये इसको विशेष ध्यान रखना है, इससे आपका सारा कैपिटल थ्योरी समझ में आ जाएगा।